हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट जो हम ये चैप्टर देख रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने जो वाइल्ड लाइफ का हमने देखा था ना कि अलग अलग प्रकार के जो एनिमल है वो हमने देखे थे। अब यहाँ से आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे कि रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि आज जो वाइल्ड लाइफ कम हो रहा है उसका रीज़न क्या है ना। चलो तो देखते हैं हम। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो एक तो हमारा ह्यूमन इंटरफियरेंस, हम उसमें ज़्यादा इंटरफियरेंस कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, जो उनको एक नेचुरल हैबिटेट मिलना चाहिए एनिमल को वो मिलता नहीं है और उसके कारण ये एक्सटिंक्ट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा बताया है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। हम अलग अलग चीज़ों के लिए, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट में से लेते हैं तो उन सब के लिए हम वाइल्ड लाइफ जो है फॉरेस्ट जो है उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं और उसके कारण भी जो वाइल्ड एनिमल है उसके नंबरिंग कम हो जाते हैं। तो ये दो एक पॉइंट है। दूसरा है हंटिंग। एनिमल का हम हंटिंग करते हैं किसके लिए, तो उसके हेयर, स्किन, बोन, हॉर्न, नेल्स, तो ये सारी चीज़ें हमें मिले, उसमें से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, ऑर्नामेंट बनाते हैं और बहुत कुछ, तो उसके लिए हम भी ये एनिमल को मारते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉयट तो कर ही रहे थे, अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया चालू। क्यों कर रहे हैं, तो भाई हमें रोड बनाने हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने हैं, माइनिंग्स करनी है, पब्लिक बढ़ रही है तो सेटलमेंट के लिए एरिया चाहिए। तो इन सभी रीज़न के कारण भी हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को और कट करते जा रहे हैं और उसके कारण भी एक ये रीज़न बन जाता है कि हमारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। फिर और बताया है कि जो फॉरेस्ट आर बीइंग एनक्रोच फॉर ग्रास, फ्यूअल एंड फॉर ग्रेजिंग। तो हमारे लोग बहुत सारे वहाँ पे जाते हैं फॉरेस्ट में, ग्रेजिंग करवाते हैं, फ्यूअल के लिए हमें लकड़े चाहिए तो वो कटिंग करते हैं। तो इसके कारण भी एक रीज़न बनता है ये भी कि जिससे वाइल्ड लाइफ कम होगा। दूसरा है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जो होती है तो उस समय पे जो छोटे छोटे, मानो कि छोटे बेबीज़ है या फिर अभी एग रखे ही है तो उन सब का तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे बर्ड्स है जो उड़ के जा सकते हैं पर हर कोई नहीं जा सकता, तो उसके कारण फॉरेस्ट फायर में भी बहुत सारे एनिमल मरते हैं। ये सब रीज़न से क्या होगा, उनका नेचुरल हैबिटेट है वो कम हो जाता है। फिर नेचुरल हैबिटेट कम होगा तो वो क्या करेंगे, फिर ह्यूमन सेटलमेंट में आते हैं, है ना। जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं वहाँ आते हैं, हमारे साथ कन्फ्लिक्ट होती है, फाइट होगी ह्यूमन एंड एनिमल की, तो उसके अंदर भी वो लोग मरते हैं। तो ये सब रीज़न है जिससे वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है। तो आगे ये जो रीज़न हमने देखे कि वे इतने सारे प्रॉब्लम के कारण वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है, तब उसको हम बचाने के लिए क्या करेंगे, है ना। तो मेजर्स दिए है यहाँ पे कि अगर हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा। पहला है अनलिमिटेड इनकम ऑफ सोर्स। ऐसा हम जो मानते हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ क्या है तो उसको मार के हम जो जो हमें सोर्स चाहिए, कुछ भी चीज़ बनानी है, दवाई बनानी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए जो हमारा ऐसा एटीट्यूड है, सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड, है ना, कि भाई एनिमल्स आर नॉट ओनली फॉर आवर एज अ रिसोर्स, वो हमारा रिसोर्स के लिए नहीं है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है मेंटेन बैलेंस। जो हार्बीवरस एंड कार्निवरस एनिमल है तो उन दोनों का बैलेंस रखना ज़रूरी है। यानी कि ये जो ग्रेजिंग के लिए ग्रीन ग्रास और है तो उसको ऐसे जो हार्बीवरस एनिमल है वो खाएंगे। अगर ग्रास और खाने का उनको नहीं मिलेगा तो हार्बीवरस कम हो जाएंगे। हार्बीवरस को कौन खाता है, लायन और वो सब जो वाइल्ड एनिमल है ना, कार्निवरस। तो अगर ग्रास नहीं होगा तो हार्बीवरस कम होंगे, हार्बीवरस कम होंगे तो लायन फिर क्या खाएगा, कार्निवरस क्या खाएंगे, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का बैलेंस बना रहे। थर्ड पॉइंट दिया है जो
कंजर्व वाटर सोर्सेस, रिस्ट्रिक्ट ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, है ना, कि वहाँ पे हम जो जो एनिमल है फॉरेस्ट के अंदर, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारा एनिमल ग्रेजिंग, डोमेस्टिक के लोग जो है, गांव वाले जो आजू बाजू में रहते हैं फॉरेस्ट के, वो भी अपने एनिमल को ग्रेजिंग कराने के लिए फॉरेस्ट में ले जाते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। फिर उनके लिए जो वाटर सोर्स है, जंगलों में जितना पानी का सोर्स है, तो वो भी अवेलेबल रहे उन लोगों के लिए, वो जाए नहीं और वो प्रॉपर उनको मिले, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देन रिस्पेक्ट ब्रीडिंग पीरियड्स, उनका जो प्रोक्रिएटिव पीरियड होता है, यानी जब वो बेबी प्लान कर रहे हैं, बेबी को हैच कर रहे हैं, एग हैच कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे हमें क्या करना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ताकि उसके कारण भी अफेक्ट हो सकता है। तो मेन क्या बताया कि प्रोक्रिएटिव पीरियड में हमें उनको डिस्टर्ब ना हो, वो ध्यान रखना चाहिए। देन स्ट्रिक्ट एंटी पोचिंग लॉ, यानी कि जो हम एनिमल हंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए, बैन हंटिंग, और अगर कोई भी हंटिंग करता है तो सीवर पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हंटिंग किया फिर थोड़ी सज़ा देके उनको छोड़ दिया जाता है, छोड़ देंगे तो वो वापस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि छुट्टी जाने वाले हैं, तो स्ट्रिक्ट उसके लिए लॉ बनना ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट है, और क्या ध्यान रखेंगे, तो जो हम स्टडी करनी चाहिए, फिशरीज, टूरिज़्म एंड फॉरेस्ट एक्टिविटीज़, है ना, हम जंगल में जाते हैं, वहाँ पे फिशरीज भी करते हैं, टूरिज़्म, जंगल सफारी घूमने जाएंगे हम, तो ये सब जो हम करते हैं तो उसका प्रॉपर स्टडी करना चाहिए कि भाई हमारे ये सब काम से क्या एनिमल को इम्पैक्ट होता है, उनको कुछ डिस्टर्बेंस आता है कि नहीं, क्या आता है, कैसे हम उसको कवर कर सके, तो ये सारा भी हमें स्टडी करना चाहिए। देन एक्टिवेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स, कि जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर या फॉरेस्ट ऑफिसर जो रहते हैं, है ना, जो जंगल को संभालते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो मोटिवेट होते रहे। अगर वो इनएक्टिव है तो ऐसे गांव के आजू बाजू वाले लोग हैं, उनको भी उनको मोटिवेट करना चाहिए, ऐसा एक्शन इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो लोग भी अपना काम अच्छे से करें, तो ये भी हम कर सकते हैं। देन पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों फॉरेस्ट बचाना है, क्यों वाइल्ड लाइफ बचानी है, तो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम भी हमें करने चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर इन एक्टिव अथॉरिटीज़, यानी जो डिमांड है, डिमांड प्रायोरिटी टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया ना कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो इनएक्टिव है, तो उनके ऊपर हम प्रेशर रखेंगे कि भाई आप जो है वो अपना काम प्रॉपर करो, जो जो कुछ भी ऐसा जंगलों में हो रहा है तो उसके लिए हमें भी एक्टिव होना चाहिए। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं मेजर्स के लिए कि भाई अगर वाइल्ड लाइफ का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, फिर हमने अलग अलग जो प्रोजेक्ट बनाए ताकि ये सारे जो वाइल्ड एनिमल है उनको बचा सके। तो उसके लिए फर्स्ट बताया यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट। हमने टाइगर को बचाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट किया था। आगे भी हमने पढ़ा कि पहले क्या था, टाइगर बहुत सारे थे 20वीं सेंचुरी में, ईडर, अंबाजी, दांता, यहाँ तक फैले हुए थे, है ना। 40,000 टाइगर्स थे इंडिया में 20वीं सेंचुरी में, या उससे भी ज़्यादा होंगे। तो इतने सारे थे। फिर क्या हुआ, ये जो 1900 से धीरे 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 1971 तक टाइगर धीरे धीरे कम होने लगे। ये जो कम हो रहे, क्यों कम हो रहे हैं, तो एक तो मेन काम है उनका था इल्लीगल हंटिंग। टाइगर का हंटिंग किया जाता उनकी स्किन के लिए, नेल्स के लिए। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तो भी एक रीज़न बना कि फॉरेस्ट हम काटते जा रहे हैं। तो इलीगल हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, ये दोनों के कारण बहुत सारे टाइगर कम होने लगे। तो इसके लिए एक प्रॉब्लम आया। अभी हमने क्या किया, जो इलीगल हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उसको हमने धीरे धीरे कम करने के लिए काम चालू किया।
टाइगर प्रोजेक्ट के द्वारा, कि वह ऐसा सब ना हो और उसको हम बचा सके। तो उसके लिए हमने क्या किया है, मेन जो स्टेप्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। 1971 में हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जहाँ पे हमने ऐसे स्टेप लिए कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, रहने की जगह है, वो अच्छे से वो नेचुरली घूम सके, ऐसी रहेगी। हमने इकोलॉजिकल बैलेंस भी किया, मेंटेन रखा, ताकि वो आराम से अपने नेचुरल एरिया में घूम सके। और ऐसा हमने 44 रीजन बनाए हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं। तो इतना एरिया कवर किया, और उसके कारण क्या हुआ, तो आज बहुत सारे टाइगर है ना, जो धीरे धीरे कम हो रहे थे, तो वापस हमने उनको इंक्रीज किया। ओके, तो इतने पॉइंट आपको ये टाइगर प्रोजेक्ट में याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट, है ना। तो एलिफेंट के लिए भी प्रोजेक्ट किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव उनका क्या है, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो एक तो ये लोग मेंटेन रखते हैं, दूसरा जो उनका माइग्रेटरी कॉरिडोर है वो सेफगार्ड रखते हैं, वो मेंटेन करते हैं। क्योंकि कई बार एनिमल जो है, ये एलिफेंट एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, तो उसके लिए उनका जो एक रास्ता होता है फिक्स माइग्रेशन के लिए, तो वो भी अच्छा रहे, मेंटेन रहे। तो ये दोनों काम ये एलिफेंट प्रोजेक्ट के अंदर किए जाते हैं। इससे क्या हुआ, तो जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है फॉरेस्ट में वो इंक्रीज़ हुई, और उसके साथ साथ हमने ये प्रोजेक्ट में जो एलिफेंट हैबिटेट है वो भी बचाया, कि भाई वो जो रहते हैं वो भी अच्छा रहना चाहिए। एंड इंडिया के अंदर ऐसे 26 जोन हैं, जो अलग अलग जगह पे हमने ये एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए काम किया था। ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वो कब हुआ है, 1992 में। 1992 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहां हम एलिफेंट के लिए ये काम करते हैं। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि भाई खाली जो वाइल्ड एलिफेंट है उसका ही प्रोटेक्शन किया जाता है, पर जो डोमेस्टिक एलिफेंट है तो उनका भी मेंटेन वो रखते हैं। तो इतने ये 4 पॉइंट है, इजी है, तो आप याद रख सकते हो, ये है ना। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में स्टार्ट किया गया। इसमें वो लोग नेचुरल हैबिटेट और उनका माइग्रेटरी कॉरिडोर दोनों को मेंटेन रखते हैं। इंडिया में 26 ऐसे प्रोटेक्टेड जोन बनाए गए उनके लिए, और नेचुरल हैबिटेट में वो लोग घूमें, ऐसा रहेगा। और वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वो डोमेस्टिक एलिफेंट को भी मेंटेन रखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है राइनो प्रोजेक्ट। राइनो प्रोजेक्ट जो है वन हॉर्न राइनो के लिए ये किया गया था ना। इंडिया में ऐसे बहुत सारे वन हॉर्न राइनो हैं, तो उसको भी मारा जाता है। क्यों, तो उनका जो ये हॉर्न है उसमें से भी अलग अलग चीज़ें एंड मेडिसिन बनाई जाती है, तो उसके लिए मारा जाता था। मोस्टली ये जो राइनो है वो आसाम स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरा वेस्ट बंगाल का जो हमारा सुंदरबन है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये राइनो के लिए हमने राइनो विज़न 2020 ये स्टार्ट किया था। इसमें हमने ऐसा टारगेट रखा था कि भाई ये जो राइनो है वो 2020 तक 3000 से ज़्यादा हो जाने चाहिए, और आज है उससे ज़्यादा भी है ना। ये 2000 से 3000 और उससे प्लस भी हो गए अब तो हमने ये प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया है। तो ये हमारा टारगेट था और वो कंप्लीट किया। थिंग्स टू नो में और बताया है कि भाई ये मार्सी रीजन जो है, सुंदरबन एंड ब्रह्मपुत्रा का जो मार्सी रीजन है, वहाँ पे भी हमें ये राइनो देखने को मिलते हैं। मेनली जो उनको मारा जाता है वो क्यों मारा जाता है, तो उसमें मेडिसिन बनाने के लिए उनके जो उसका हॉर्न है वो यूज़ किया जाता है। दूसरा, इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल है पर ये हार्बीवरस है ना। वो वाइल्ड एनिमल को मारता नहीं है, वो ग्रास और वही चीज़ें खाता है। एंड हमारे अटेम्प्ट के कारण आज बहुत सारे ऐसे राइनोज हमने इंक्रीज़ किए। ओके, तो इतने पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट भी हमने स्टार्ट किया। तो ये जो
एक एलिगेटर जो स्पेसीज है, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, ऐसे जो लॉन्ग जिसका माउथ होता है ऐसा ना, इस एलिगेटर कहते हैं। तो ये जो स्पेसीज है वो जनरली हमें कहाँ पे मिलेगी, तो जो फ्रेश वाटर होता है, ऐसे फ्रेश वाटर एरिया के अंदर ये एलिगेटर रहते हैं। पर अभी क्या हो गया कि जो हमारा एरिया है जहाँ जहाँ जैसे रिवर है तो उसमें पॉल्यूटेड पानी छोड़ा जाता है, तो उसके कारण ये कम होने लगे। 1970 तक हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एलिगेटर जो थे वो कम होने लगे, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था एलिगेटर के लिए, है ना। तो उसमें तो खाली ये 2-3 पॉइंट ही दिए गए हैं बस। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है कि भाई क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो है वो एलिगेटर स्पीसीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था मेन। दूसरा क्या है, तो वो कहाँ होते हैं, जो फ्रेश वाटर है वहाँ पे रहते थे, वर्ज कंडीशन में थे 1970 वाले एरिया में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं द वल्चर प्रोजेक्ट, है ना। वल्चर, गीद जिसे हम कहते हैं, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था हमारा 2004 में। 2004 में हमने ये स्टार्ट किया। मेन रीज़न क्या था ये स्टार्ट करने का, कि जो वल्चर की जो स्पेसीज़ है अलग अलग है ना, ऐसे 9 सब स्पेसीज़ है वल्चर की इंडिया में। 9th में भी हमने ये पढ़ा था कि जो वल्चर एनिमल, उसको क्या कहते हैं, क्लीनलीनेस वर्कर भी कहा जाता है ना। क्लीनलीनेस वर्कर कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो भी एनिमल, डेड एनिमल होते हैं उनको वो खा जाते हैं। अभी प्रॉब्लम कहाँ हुआ, तो जो एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल है, उनको अभी मेडिसिन दी जाती है, उसमें एक ड्रग्स आता है डाइक्लोफेनेक, और वो खाने से ये वल्चर्स जो है वो कम होने लगे। तो एक इसका रीज़न बन गया था ये जो डेड एनिमल खाते हैं उसके कारण, एंड धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होने लगे। तो हमने 2004 में ये वल्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि उसको भी हम और इंक्रीज़ कर सके, है ना। तो इसमें भी हमें ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि 2004 में स्टार्ट किया गया, 9 स्पेसीज़ है, उसे हम क्लीनलीनेस वर्कर भी कहते हैं क्योंकि ये डेड एनिमल को मार के खाते हैं, डेड एनिमल जो होते उसको खाते हैं। एंड धीरे धीरे उसके नंबर कम हुए तो 2004 में ये स्टार्ट किया गया। ओके, चलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, है ना। तो जो स्नो वाला एरिया है, स्नोवी एरिया में जो लेपर्ड रहता है, 2000 में इसके लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, तो 3000 मीटर से हाइट वाला, ऊपर वाला जो एरिया है, हिमालय के जो माउंटेनियस एंड एरिया है, तो वहाँ पे हमें ऐसे स्नो लेपर्ड मिलते हैं जो स्नो के अंदर ही रहते हैं। तो उस ये प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 2000 में स्टार्ट किया, मेन पर्पस था कि भाई सब लोगों का नॉलेज इंक्रीज़ करे। तो जितने भी गांव के लोग हैं, है ना, देखो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर सबको समझाते हैं, तो ऐसे लोगों को नॉलेज मिले, तो वो नॉलेज अपडेट करते हैं कि भाई किस तरह से हम ये जो स्नो लेपर्ड है उसको बचा सकते हैं। तो लोकल पीपल के अंदर उन्होंने ये नॉलेज बढ़ाया, उन लोगों को बताया गया कि भाई हम किस तरह से इनको बचा सकते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं तो वो लोग भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, ये भी 2-3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, वो ध्यान रखने हैं। पहला 2000 में स्टार्ट किया गया, 3000 मीटर से ज़्यादा एल्टीट्यूड वाला हिमालय का एरिया है, वहाँ पे हमें ये मिलते हैं। जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, मेन पर्पस क्या था, वहाँ की जो पब्लिक थी उसको अवेयर करना, उनको नॉलेज देना कि भाई हमें इनको बचाना है। चलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो अदर प्रोजेक्ट, इसमें खाली नाम दिए गए हैं कि एक कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट, जो ये कश्मीरी जो होते हैं ना ऐसे एनिमल, तो उसके लिए प्रोजेक्ट किया गया था। दूसरा है रेड पांडा प्रोजेक्ट, तीसरा बताया है मणिपुरी तमिल प्रोजेक्ट, फिर गंगा डॉल्फिन जो है, गंगे डॉल्फिन जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट किया गया था। फिर जो डियर फाउंड इन मणिपुर,
गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर में किया गया है। तो ये भी अदर प्रोजेक्ट किए हैं ताकि बाकी जो एनिमल है उनको भी हम बचा सकते हैं। ओके, तो ये सब प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये सारे प्रोजेक्ट तो किए ही, इसके साथ साथ हमने ऐसे प्रोटेक्शन जोन बनाया है। तो उसमें 3 हैं, सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व जोन, है ना। तो उसमें से पहला है ये सेंचुरी। कई बार ये तीनों जो है वो 2-2 मार्क में या 1 मार्क में से पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये सब नाम दिए हैं सेंचुरी के, पेरियार, चंद्रप्रभा एंड एत्तूर नागरम, है ना। ये इसका एग्जाम्पल है कि भाई हमारे इंडिया में ये सेंचुरी है। सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है इट परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट। तो यहाँ पे आप कुछ परमिशन आपको मिलेगी पर सर्टेन लिमिट में, कि भाई अगर आपको एनिमल ग्रेजिंग के लिए जाना है आप परमिशन लेके जा सकते हो, वुड कलेक्ट करना है तो परमिशन लेके जा सकते हैं, है ना। तो जो डोमेस्टिक एनिमल है उसको हम अलाउ करेंगे ग्रेजिंग के लिए, एंड उसके लिए हमें अथॉरिटी की परमिशन लेना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट बताया है कि ये जो एस्टैब्लिश किया गया तो उसमें एक फिक्स सम स्पेसीज़ के लिए होता है। जैसे कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट हमने डियर के लिए किया है तो वहाँ पे सिर्फ वो डियर को ज़्यादा ध्यान देंगे ये सेंचुरी के अंदर, है ना। तो एक रहेगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट है उनकी कुछ प्रोसेस रहेगी और वो प्रोसेस करने के बाद ये सेंचुरी बनाई जाती है। ओके, तो ये खाली 4 पॉइंट्स है वो हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है कि यहाँ पे सर्टेन लिमिट रहती है परमिशन के लिए। दूसरे में बताया कि अगर एनिमल ग्रेजिंग करना है तो आप अथॉरिटीज़ की परमिशन लेके जा सकते हैं। तीसरा है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके लिए एस्टैब्लिश किया ताकि उनका प्रोटेक्शन हो, कुछ फिक्स जो सम स्पेसीज है उसके लिए, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस करके ये तैयार करता है। लास्ट पॉइंट में ये नाम याद रखने हैं, पेरियार, चंद्रप्रभा एंड एत्तूर नागरम। सेकंड है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क अगर हम देखें तो जो सेंचुरी हमने देखा इससे वो थोड़ा बड़ा और ज़्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, है ना। इसके नाम है काजीरंगा, कॉर्बेट, वेड़ावदर, मराइन नेशनल पार्क, गिर, दचीगाम। एक इम्पोर्टेंट सब नेशनल पार्क है इंडिया के। यहाँ पे सेंचुरी से ज़्यादा ये मोर प्रोटेक्टेड रहता है, यानी जो परमिशन लेके हम ग्रेजिंग कर सकते हैं या वुड कलेक्ट करने जा सकते हैं वो जो होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। फिर मोर देन 1 इकोसिस्टम इंक्लूडेड। सेंचुरी में क्या था, कोई एक स्पेसीज के लिए या सम स्पेसीज के लिए काम करेंगे, यहाँ पे मोर देन 1 इकोसिस्टम के लिए काम किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग जो है वो टोटली बैन होता है, वो अलाउ ही नहीं है। एंड नॉट सेंटर्ड अराउंड 1 स्पेसीज, है ना, जैसे हमने सेंचुरी में देखा। पर यहाँ पे क्या करेंगे, उतने एरिया में जितने भी एनिमल है, बर्ड्स है, तो वो सभी के लिए काम करेंगे। तो कोई एक स्पेसीज के लिए नहीं होगा, सब के लिए होगा। एंड इट एस्टैब्लिश थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट दिया है कि जो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलके ये काम करते हैं और एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेशनल पार्क। चलो, तो नेशनल पार्क में हमें इतने ये जो 2, 4, 5 पॉइंट है वो आप याद रखो तो बहुत है। पहला क्या है, ये जो है सेंचुरी के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। दूसरा, मोर देन 1 इकोसिस्टम के लिए काम करते हैं। यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग को टोटली बैन किया जाता है। फिर ये कोई एक स्पेसीज के सेंटर में नहीं होता, पर जितने हैं सबके लिए काम करेंगे। एंड लास्ट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, दोनों मिलके ये एस्टैब्लिश करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा लास्ट, बायो रिजर्व जोन। बायो रिजर्व जोन जो है तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल नॉर्म से बनता है। बायो रिजर्व जोन अगर हमें बनाना है तो वो देखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे वहाँ का फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है,
तो दोनों को वो ध्यान में रखते हैं। वहाँ का वेजिटेशन, इंसेक्ट, लैंड, वहाँ की जो लोकल पीपल की लाइफस्टाइल है, वो सारी चीज़ें वो लोग इसमें ध्यान रखते हैं। यहाँ पे रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए भी एक अच्छे से सब अरेंजमेंट किया होता है। एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट यहाँ पे टोटली रिस्ट्रिक्शन है ना, वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर हमें बायो रिजर्व जोन बनाना है तो मिनिमम 5000 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया होना चाहिए, तो वहीं पे हम कर सकते हैं। कुछ मेजर रिजर्वियर अगर हम इंडिया में देखें तो वो नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन एंड पंचमढ़ी। ओके, तो ये सारे जो है वो क्या है, हमारे इंडिया के बायो रिजर्व जोन है। एंड 2008 के अंदर हमने रण ऑफ कच्छ जो गुजरात का है, उसको भी हमने क्या किया, ये बायो रिजर्व जोन के अंदर ऐड किया है। तो इतने पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखने हैं कि बायो रिजर्व जोन क्या होता है ना। तो मेन ये 4-5 पॉइंट आप याद रखोगे तो इजीली कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल नॉर्म से बनता है। फिजिकल एंड कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वहाँ की, वो भी ध्यान में रखते हैं। वहाँ के वेजिटेशन, इंसेक्ट, लैंड, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी अच्छे से हो सके। टोटली बैन रहेगा, किसी को अलाउ नहीं है। 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होना चाहिए, तब हम ये बना सकते हैं। ये सब नाम दिए हैं। एंड लास्ट में रण ऑफ कच्छ, जिसको 2008 में हमने ऐड किया बायो रिजर्व जोन में। ओके, चलो, तो ये बायो रिजर्व जोन हुआ। उसके बाद पॉइंट दिए यहाँ पे लाइक टू नो के अंदर। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो टोटल 18 प्रोटेक्शन जोन है। ये थोड़ा ब्लर है ना, कितने हैं, 18। इंडिया में 18 बायो रिजर्व जोन है एंड गुजरात में 1। फिर नेशनल पार्क देखें तो इंडिया में टोटल 103 नेशनल पार्क है एंड 4 गुजरात के अंदर है। लास्ट सेंचुरी में देखें तो इंडिया में टोटल 301 सेंचुरी है, गुजरात के अंदर 23 है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं, कई बार ये 1 मार्क में आ सकता है ना, तो ये सब पॉइंट भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर यहाँ पे बताया है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।